नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप प्राइवेट ITI अहिलवास भरतपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र चौधरी। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसफॉर्मर। तो इससे पहले की जो क्लास में आपने पढ़ा तो उसमें आपने पढ़ा कि जो ट्रांसफॉर्मर की जो कूलिंग सिस्टम है, जो शीतलन की जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी प्रकार की हैं, कौन कौन से टाइप की हैं, या उनकी जो कूलिंग जो अरेंजमेंट किया जाता है वो किस किस आधार पे किया जाता है। कम क्षमता के और अधिक क्षमता के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें वो व्यवस्थाएं किस आधार पे की जाती हैं। तो ये सभी चीजें आपने पढ़ी और उसके बाद आपने पढ़ा कि जो ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है वो उसकी जो गुणवत्ता है वो कैसी होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मर के ऑयल कितने प्रकार के हैं, उनका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर के जो ऑयल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ ली। तो आज जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर की जो आउटपुट क्षमता है, यानी कि जो उसका आउटपुट कैपेसिटी है वो कितने प्रकार की है। यानी कि ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट क्षमता के आधार पर अगर उसका डिवाइडेशन किया जाए, यानी उसका वर्गीकरण किया जाए, तो ट्रांसफॉर्मर के कितने वर्गीकरण आप कर सकते हैं। तो यानी कि जो आउटपुट क्षमता के आधार पर अगर ट्रांसफॉर्मर की बात की जाए तो उसका जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर और दूसरा आएगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। यानी कि जो आउटपुट क्षमता के आधार पर आप जो ट्रांसफॉर्मर प्रयोग कर रहे हैं वो दो प्रकार के प्रयोग करते हैं, दो प्रकार का उनका वर्गीकरण है, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर और दूसरा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। तो यानी कि हम पहले जिसकी बात करेंगे वो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। यानी कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर की जो बनावट है वो कैसी होती है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसमें लाभ क्या है, हानियां क्या है, या इसमें अगर रेशियो चेंज कर दिया जाए, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेशियो है, अनुपात है, वो अगर बदल दिया जाए तो इसकी इनपुट और आउटपुट की जो अवस्थाएं हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो यानी कि पहले आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर का अगर डायग्राम देखें, यानी कि इसकी वाइंडिंग का कनेक्शन देखा जाए प्राइमरी और सेकेंडरी के मध्य में, तो हम देखेंगे कि यानी कि इनमें दो प्रकार के आपको सर्किट दे रखे हैं, यानी कि डायग्राम दे रखे हैं। तो यानी कि इसको आप डायग्राम ए नाम दे सकते हैं, इसको डायग्राम बी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि हम बात करते हैं डायग्राम ए वाले की। तो यानी कि डायग्राम ए में जो ये क्षेत्र है ये प्राइमरी वाइंडिंग का है, ये वाला जो क्षेत्र है ये सेकेंडरी वाइंडिंग का है। इससे पहले जो क्लासेस थी उसमें आपको क्लियर करवा दिया कि जिस वाइंडिंग में सप्लाई प्रदान की जाए वो वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगी, और जिसमें से लोड ग्रहण किया जाए, लोड उस पर संयोजित किया जाए, वो वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगी। तो यानी कि आप इसको प्राइमरी बोल रहे हैं, तो यानी कि जो इनपुट सप्लाई है वो यहाँ पे लगा रखी है, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं सप्लाई, और जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें आपने लोड संयोजित यानी कि कनेक्ट कर रखा है, इसलिए इसमें यहाँ पे लिख भी सकते हैं लोड, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का डिवाइडेशन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें एक शब्द लिख रखा है स्टेप डाउन। तो ये भी बात आपको पहले क्लियर करवा दी कि स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है। तो पहले बात करेंगे हम डायग्राम ए की, जिसमें लिख रखा है स्टेप डाउन। अब ये स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इनपुट की अपेक्षा आउटपुट में मिलने वाला अधिकतम वोल्टेज उस प्रकार का अगर कोई ट्रांसफॉर्मर है तो वो कौन सा होगा, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होगा। यानी कि इनपुट में वोल्टेज का मान अधिक है और आउटपुट में वोल्टेज का मान कैसा है, कम। यानी कि मान लीजिए अगर इसमें आप 230 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं और आपको यहाँ पर मान लीजिए आपको 150 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है, तो यानी कि इनपुट में सप्लाई वोल्टेज का मान कैसा है, अधिक है, और आउटपुट में वोल्टेज का मान कैसा है, कम है।
तो यानी कि इनपुट की अपेक्षा मिलने वाला वोल्टेज आउटपुट में कम है, इसीलिए इस प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। अब ठीक है ना, तो यानी कि पहली बात करते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर की कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसकी संरचना इस प्रकार की होती है कि इसमें जो वाइंडिंग प्रयोग करते हैं वो केवल एक ही वाइंडिंग प्रयोग करते हैं, यानी कि इसमें एक ही वाइंडिंग पर स्थित प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, यानी कि जो एक वाइंडिंग आप प्रयोग कर रहे हैं उसी को दोनों वाइंडिंग का रूप आप प्रदान कर रहे हैं, यानी कि जो एक वाइंडिंग होती है उसी का कुछ भाग प्राइमरी का काम करेगा और उसका बचा हुआ भाग सेकेंडरी का काम करेगा। तो यानी कि जो स्टेप डाउन प्रकार का जो डायग्राम है जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें यानी कि जो पूरा क्षेत्र है, अधिकांश जो क्षेत्र है वो किसका काम कर रहा है, प्राइमरी का, और जो कम क्षेत्र है वो किसका काम कर रहा है, सेकेंडरी का। तो यानी कि प्राइमरी में जब आप इनपुट सप्लाई लगाएंगे यानी कि सप्लाई से उसको जोड़ेंगे तो उसमें जब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जब फ्लक्स गुजरेगा पटलन क्रोड़ों के माध्यम से, तो पटलन क्रोड़ के माध्यम से जब फ्लक्स गुजरेगा तो उसको ग्रहण करने के लिए सेकेंडरी का जो पाथ है, रास्ता है, वो कम होता है, और जब फ्लक्स का मान कम होगा, फ्लक्स का छेदन कम होगा तो आउटपुट वोल्टेज का मान भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो आप इनपुट में अधिक वोल्टेज का इनपुट करा रहे हैं तो आउटपुट में आपको कैसा वोल्टेज मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा। तो यानी कि इनपुट की अपेक्षा में मिलने वाला आउटपुट वोल्टेज का मान अगर कम है तो इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर को स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। सीधे तौर पर बता सकते हैं कि जो प्राइमरी में टर्नों की संख्या होती है वो अधिक होती है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम होती है। टर्नों की संख्या को वर्तों की संख्या भी बोल सकते हैं, यानी कि जो वाइंडिंग स्थापित करते हैं वो प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम। तो इसीलिए इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर को स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं बी वाले डायग्राम की। अब बी जो डायग्राम है वो ए की अपेक्षा में उल्टा है, अपोजिट है। तो यानी कि यहाँ पे लिख रखा है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप का मतलब क्या है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब यह है कि जब आप इनपुट में कम सप्लाई प्रदान करेंगे और आउटपुट में आपको अधिक वोल्टेज मिले, यानी कि इनपुट में आपने कम वोल्टेज प्रदान किया, आउटपुट में आपको अधिक वोल्टेज मिला, तो इस प्रकार का जो कनेक्शन का ट्रांसफॉर्मर है वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। मान लीजिए यानी कि आपने यहाँ पे 100 वोल्ट प्रदान किए और आपको यहाँ पर 180 वोल्ट मिला, तो यानी कि इनपुट की अपेक्षा में आउटपुट कैसा मिला, अधिक मिला। कैसा मिला, अधिक मिला। और इसीलिए इस प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो स्टेप अप प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि ये क्लियर है जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है उस पर एक ही वाइंडिंग स्थित होती है और एक वाइंडिंग दो वाइंडिंगों का काम करती है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी का काम करती है। इसके अलावा आपने जो फेजों की संख्या के आधार पर जो ट्रांसफॉर्मर पढ़े थे उसमें आपने सिंगल फेज और 3 फेज पढ़ा था। ठीक है ना, तो सिंगल फेज जो ट्रांसफॉर्मर पढ़ा उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग वाइंडिंग आपने स्थापित की, यानी कि चाहे वो कोर टाइप में कोई सा भी हो सकता है सिंगल फेज में, बाकी में जो आप वाइंडिंग स्थापित कर रहे हैं वो स्वतंत्र कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप एक ही वाइंडिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो उसी का डिवाइडेशन, उसी का जो बंटवारा है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के रूप में कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर बात की जाए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की तो 3 फेज में भी क्या होता है कि 3 प्राइमरी अलग होती है, 3 सेकेंडरी अलग होती हैं। तो यानी कि 3 प्राइमरी की हो गई, 3 सेकेंडरी की हो गई, तो यानी कि अलग अलग हो गई। पर यहाँ पर जो एक ही वाइंडिंग होती है उसी का प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे पहले आपने पढ़ा था कि जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करते हैं, जिसको सह प्रेरण, परस्पर प्रेरण इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें वाइंडिंग अलग अलग स्थापित हो, एक दूसरे के संपर्क में ना हो,
तो प्राइमरी का जो फ्लक्स सेकेंडरी में जाएगा तो जाएगा किसके माध्यम से, पटलन रोड के माध्यम से, जिसकी जानकारी आपको पहले सारी दे चुके हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो वो व्यवस्थाएं जो होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्वतंत्र वाइंडिंगों में, वो व्यवस्था इन प्रकार के ट्रांसफॉर्मरों में नहीं होती, क्योंकि इन प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मर हैं उनमें एक ही प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जिनका डिवाइडेशन प्राइमरी और सेकेंडरी में रोटरी स्विच की सहायता से किया जाता है, सेलेक्टर स्विच की सहायता से किया जाता है। तो यानी कि एक ही वाइंडिंग में फ्लक्स बनेगा और वो फ्लक्स उसी वाइंडिंग जिस पर पटलन रोड पर आपने स्थापित कर रखी है उसके माध्यम से, जो टेपिंग सेलेक्टर स्विच के माध्यम से जो डिवाइडेशन आपने सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए कर रखा है उसी में वो फ्लक्स कटेगा और ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत की। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो सिद्धांत है वो स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि खुद का फ्लक्स होगा, खुद यानी कि स्वयं का ही जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें छेदन होगा और ईएमएफ का जनरेशन होगा, यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यानी कि ऐसा ट्रांसफॉर्मर यानी कि साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो सारा कुछ कार्य अपने से करे, यानी कि जो एक ही वाइंडिंग में फ्लक्स हो रहा है उसी में फ्लक्स का छेदन हो रहा है, जनरेट हो रहा है ईएमएफ। तो यानी कि ये सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं तो वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में होती है। होती क्यों है? क्योंकि इसमें केवल एक वाइंडिंग होती है, यानी कि ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग स्थापित होती है और वो ट्रांसफॉर्मर कहलाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। और ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत होता है स्वयं प्रेरण, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस। कौन सा प्रेरण? सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो ये क्लियर है कि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है वो स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो केवल एसी पर कार्य करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं कि ये मशीन केवल एसी का स्थानांतरित करती है, एसी को ट्रांसफर करती है, चाहे लो वोल्टेज की हो या हाई वोल्टेज की हो, ठीक है ना। और इसका जो कारण था वो भी आपको बताया था कि जब आप ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को जब इनपुट सप्लाई देंगे, यानी कि एसी सप्लाई देंगे, तो उससे इंडक्टिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस उत्पन्न होगा, जिसके कारण ट्रांसफॉर्मर में करंट का मान एक साथ एक समय में अधिक मान का प्रवाहित नहीं हो पाएगा, जिससे कोर वाइंडिंग गर्म नहीं होंगी और वो जलेगा नहीं। कंडीशन अगर इसके विपरीत कर दी जाए कि उसमें अगर डीसी धारा प्रवाहित कर दी जाए तो क्या होगा? तो सीधा सही होगा कि जब डीसी धारा प्रवाह करेंगे स्थापित तो कोर में या वाइंडिंग में इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस उत्पन्न नहीं होगा। यानी कि सीधी भाषा में बोल सकते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और जब बाधा उत्पन्न नहीं होगी यानी उसका जब विरोध नहीं होगा तो धारा का मान कैसा जाएगा? अधिकतम जाएगा। और अधिकतम धारा का मान प्रवाह होने के कारण वाइंडिंग्स गर्म होकर क्या हो जाएंगी? जल जाएंगे। इसीलिए किसी भी प्रकार का अगर कोई ट्रांसफॉर्मर है तो वो केवल एसी पर कार्य करेगा, डीसी पर नहीं। तो उसी प्रकार से जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है ये भी केवल कौन सी सप्लाई पर काम करेगा? एसी सप्लाई पर। यानी कि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है ये भी और जो ट्रांसफॉर्मर है उसी की भांति केवल एसी सप्लाई पर कार्य करेगा, डीसी सप्लाई पर नहीं, ठीक है ना। तो जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसकी अगर आप रेटिंग व्यक्त करें, यानी कि जो इसका आउटपुट मिलेगा उसकी जो रेटिंग आप जनरेट करेंगे, रेटिंग से आप उसको पहचानेंगे। तो यानी कि पहले भी आपको बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग है वो केवीए में व्यक्त की जाती है। किसमें की जाती है? केवीए में, कि किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। तो उसी प्रकार से ऑटो ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग है वो भी किसमें व्यक्त की जाती है? केवीए में व्यक्त की जाती है, ठीक है ना। तो यानी कि जो सामान्य प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मर है उसी अनुरूप ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो रेटिंग है वो भी कौन सा है? केवीए में है, यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर में है, ठीक है ना। इसीलिए अब चौथे पॉइंट की अगर बात करें कि इसमें और कौन से एडवांटेज यानी कि और इनमें कौन सी खासियतें होती हैं, तो उसकी खासियत ये होती है कि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें एकल वाइंडिंग होती
यानी कि एक ही वाइंडिंग स्थापित होती है और उस एक वाइंडिंग में से अनेक टेपिंग्स निकाल लिए जाते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर है उसमें